वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 10th लेसन स्पेस मिशंस का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज्ड टू प्लेस सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। अब ये लॉन्च जो व्हीकल, सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल जो होती है, वो किसके लिए यूज होती है? तो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। अब सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या होता है और उसके अलग अलग हाई, लो, मीडियम ऑर्बिट हमने पिछले पार्ट में देखे थे। तो देख लो, द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको एमसीक्यू में आता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो फंक्शन है वो किसके बेसिस पे काम करता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो द लॉन्च व्हीकल यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल। द गैस produced due to the combustion of the fuel expand due to high temperature and expelled forcefully through the nozzle at the rear side of the launch vehicle। यानी कि एक स्पेसिफिक फ्यूल होता है और उस जो फ्यूल कंबशन चेंबर में जब उसका कंबशन होता है उसकी वजह से एक गैस प्रोडक्ट होता है। जब एक गैस एक्सपांड होता है एट अ हाई टेम्परेचर, तो वो अपने नोजल से बाहर की तरफ आएगा। ये देख लो, कई बार आपने देखा होगा, ये देख लो, ये दो रेड वाली नोजल से और ये पीछे 3 नोजल्स होते हैं। तो इनसे क्या होता है? फायर जो गैस होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब गैस नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर बनाएगा तो ये पूरा लॉन्च व्हीकल ऊपर की तरफ उड़ते जाएगा। आगे समझ में? आपने कई बार देखा होगा लॉन्चिंग के टाइम पे पहले क्या होता है, कंबशन के बाद ये पूरा गैस यहां पर नीचे की तरफ एक्ट होता है। अब अगला पढ़ते हैं, देख लो क्या दिया है हमें। एज अ रिएक्शन ऑफ दिस, अब इसका रिएक्शन होने के बाद थ्रस्ट एक्ट्स ऑन व्हीकल। थ्रस्ट यानी कि नीचे पुल होता है और उसका थ्रस्ट ऊपर की तरफ होता है। नीचे नोजल के सारा गैस हो गया तो ऊपर की तरफ ये पूरा लॉन्च व्हीकल उड़ जाएगा। विच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस, जिसकी वजह से ये इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि जिसकी वजह से स्पेस तक पहुंच जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय वेट ऑफ द सैटेलाइट। अब इसका जो लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर होगा वो वेट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। एंड टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, और कौन से ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट प्लेस करनी है इसके ऊपर। द फ्यूल ऑफ व्हीकल ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। कौन सा फ्यूल यूज करेंगे और कितना फ्यूल लगेगा, ये भी ऑर्बिट और वेट के ऊपर डिपेंड होता है सैटेलाइट के। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। और जो लॉन्च व्हीकल का जो पूरा जितना सारा वेट रहेगा उसमें ज्यादा तो किसका वेट होता है? फ्यूल का ही। क्योंकि अब देख लो, स्पेस में जाना है क्या तो कम डिस्टेंस है क्या? ये नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के लिए फ्यूल भी ज्यादा लगता है। तो ज्यादा तो वजन किसका होता है लॉन्च व्हीकल में? फ्यूल का। दस अ व्हीकल हैज टू कैरी अ लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विद इट। और इसी के साथ व्हीकल को बहुत सारा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो व्हीकल होता है उसका वेट हम धीरे धीरे कम करते हैं बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द फ्यूल एंड फ्यूल टैंक। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 स्टेज। अब 2 स्टेज का हमें लॉन्च व्हीकल है। जैसे कि देख लो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल है, सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल है, थर्ड स्टेज में अगेन सॉलिड फ्यूल है, फोर्थ स्टेज में लिक्विड, यानी कि सॉलिड लिक्विड ऐसे फ्यूल भरा हुआ है 4 स्टेज में, बराबर। अब देख लो, एग्जांपल के तौर पे हमें सिर्फ 2 स्टेज दिया है तो 2 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वापस डायग्राम के अनुसार मैं 4 स्टेज का भी बता दूंगा। सो फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। पहले तो हम फर्स्ट स्टेज का फ्यूल यूज करेंगे। दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल। इसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है उसकी वजह से व्हीकल को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। एंड टेक्स इट टू द सर्टेन हाइट, और ऊपर की तरफ जाने के बाद उसको एक सर्टेन हाइट तक लेके जाएगा व्हीकल को। वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, यानी कि फर्स्ट स्टेज का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल।
उसके बाद क्या करेंगे देख लो, फर्स्ट स्टेज का तो फ्यूल टैंक एम्प्टी हो गया है और उसको चलाने वाला इंजन भी, उसे हम डिटैच कर देते हैं, यानी कि उस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से अलग कर देते हैं बॉडी से, एंड फॉल इनटू आइदर अ सी और अनपॉपुलेटेड लैंड। अब ये कहां जाकर गिरने वाला है, एक तो सी में गिरेगा, नहीं तो अनपॉपुलेटेड लैंड में गिरेगा। अब देख लो कहीं पे भी आप देख लो कैसा होता है लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि लॉन्च पैड, ये कहां पर स्थित होते हैं, कहां पर होते हैं, तो नियर द सी। अब जैसे कि हमारे इंडिया में श्रीहरिकोटा, यहां से बहुत सैटेलाइट लॉन्च किए हो जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा को थोड़ी ही दूरी पर क्या है, सी है। तो जब फर्स्ट स्टेज फ्यूल खत्म हो जाएगा तो जो फ्यूल टैंक और इंजन उसका क्या होता है, सी में गिरा देते हैं। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. फर्स्ट स्टेज अब खत्म हुआ है, उसको डिटैच करेंगे और उसी टाइम पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज का जो फ्यूल होगा उसे इग्नाइट करेंगे। However, the vehicle now contains only one stage. मगर इस बार सिर्फ क्या होगा, एक ही स्टेज होगा, दैट इज सेकेंड स्टेज। पहले वाला स्टेज तो पूरा गया, तो उसका जो पहले वाले स्टेज का फ्यूल का वजन और उस फ्यूल टैंक का वजन, उसके इंजन का वजन, ये तो कम होने वाला है। यानी कि सेकेंड स्टेप जब इग्नाइट होती है तब हमारे व्हीकल का जो वेट होता है वो कम हो जाता है। द वेट इज नाउ बीइंग रिड्यूस, अब व्हीकल का तो वेट कम हो गया, द व्हीकल कैन मूव विथ हायर स्पीड। और अगर व्हीकल का कम हो जाएगा तो हमारी व्हीकल फास्ट मूव होगी। जैसे कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो, बराबर, अब टू स्टेज है, यानी कि आप डबल सीट चल रहे हो, पीछे भी आपके एक दोस्त है, तो आप जितने फोर्स से चला रहे हो, भाग रहे हो, साइकिल आगे गई, अब क्या हो गया, आपका दोस्त उतर गया, अब उतने ही फोर्स के साथ आप फास्ट मूव करते हो क्या, नहीं, वैसे ही इस लॉन्चिंग व्हीकल के साथ भी होता है। फर्स्ट स्टेज निकल गई, सेकेंड के स्टेज के साथ उतने ही इग्निशन के साथ वो फास्ट मूव होता है हायर स्पीड के साथ। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स आर मेड आइदर 2 और मोर स्टेजेस। सभी जो जितने सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं उनके ऑर्बिट और वेट ऑफ द सैटेलाइट, इनके ऊपर 2 और मोर स्टेजेस, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस हो सकते हैं। तो एक एक हटा देते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज हटा दी, उसका इंजन और फ्यूल टैंक, उसके बाद सेकेंड इग्नाइट होगा। अब सेकेंड इग्नाइट होने के बाद सेकेंड खत्म होगा फ्यूल टैंक और उसका इंजन, और सेकेंड फ्यूल टैंक हम डिटैच कर देंगे मेन बॉडी से। उसके बाद थर्ड स्टेज, उसके बाद फोर्थ स्टेज। As an example, the structure of PSLV developed by ISRO of India is as shown in the figure 10.5a. ये हो गया हमारा PSLV होता है। तो ये डायग्राम आपको किसके लिए आती है, तो डायग्राम आपको दी जाएगी उसके नेमिंग के लिए आती है। तो आपको नीचे लिखना है, इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट। जब जमीन से ऊपर उठता है ना लॉन्चिंग व्हीकल, उसके समय उस वक्त एक सारे इनिशियल थ्रस्ट के लिए यूज होते हैं। तो इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, ये क्या है, इंजन होता है यहाँ पर, और जो सॉलिड फ्यूल पे ऊपर काम करता है, इनिशियल थ्रस्ट देता है। अब इसके आगे क्या होगा, ये लॉन्चिंग व्हीकल सर्टेन हाइट तक ऊपर जाएगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल जलेगा, फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल जलने के बाद एम्प्टी होने के बाद सेकेंड स्टेज जलेगा, और फर्स्ट स्टेज का इंजन और ए वाला फ्यूल टैंक, फर्स्ट स्टेज वाला फ्यूल टैंक डिटैच कर दिए जाएंगे। अगेन क्या होगा, अब सेकेंड इग्नाइट होगा, सेकेंड एम्प्टी हो जाने के बाद इसको भी हम हटा देंगे, इसका भी इंजन डिटैच कर देंगे मेन बॉडी से। देन अब यही काम होगा थर्ड स्टेज के बाद, उसके बाद फोर्थ स्टेज के बाद साथ, और आखिरीकार हमारी जितनी हाइट हमें डिजायर्ड थी उस हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो प्लेस फॉर सैटेलाइट, इस ऊपर वाले हिस्से में जो सैटेलाइट होती है उसे हम उसके ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। यही हमें एक डायग्राम के तौर पे बता दिया है स्पेस शटल के साथ। देख लो, एक स्पेस शटल है, रॉकेट बूस्टर है,
और लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये पूरा ऊपर जाएगा, उसके बाद इसकी जो देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ बूस्टर रॉकेट्स। जो बूस्ट करने वाले रॉकेट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक इनिशियल हाइट मिलने के बाद, डिजायर्ड हाइट। उसके बाद ये ऊपर जाएगा फ्यूल टैंक और स्पेस शटल। अब उसके बाद क्या होगा, रॉकेट बूस्टर खत्म होने के बाद फ्यूल टैंक स्पेस में जाकर वो भी खत्म हो गया। देन स्पेस शटल ही सिर्फ आगे जाएगा। स्पेस शटल अपनी ऑर्बिट में चलने के बाद उस सैटेलाइट को प्लेस कर देता है, टेंजेंशियल छोड़ देता है, और अगेन इस स्पेस शटल पृथ्वी पर आता है। अब इस सैटेलाइट का क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में हम टेंजेंशियल उसे छोड़ देते उस डायरेक्शन में ये सर्कुलर घूमने लगता है अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट इज लॉन्च इन द इट्स ऑर्बिट एंड स्पेस शटल रिटर्न्स टू द अर्थ। स्पेस शटल अगेन पृथ्वी पर आता है। तो नासा का अपोलो 18 ऐसे बहुत सारे स्पेस शटल्स है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हो। अब आगे देख लो, द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन ओनली बी यूज्ड ओनली वंस। यानी कि जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो एक ही बार में हम यूज कर सकते हैं। स्पेस शटल वापस आता है, लॉन्चिंग व्हीकल वापस आता नहीं। यूएसए हैज देयरफॉर डेवलप्ड स्पेस शटल। उसके लिए यूएसए ने क्या किया, स्पेस शटल्स निर्माण किए which return to the earth except for the fuel tank and the reuse in multiple launches। इसलिए यूएसए ने क्या किया है, तो स्पेस शटल्स अपने बनाए हैं। स्पेस शटल्स क्या करते हैं उसका बारे में हमने बता दिया था कि कैसे वो नीचे आते, और ये स्पेस शटल हम मल्टीपल लॉन्चेस के लिए यूज करते हैं। अलग अलग नाम है स्पेस शटल्स के, इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर लो। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कैसा होता है पीएसएलवी, जीएसएलवी, स्पेस शटल क्या होता है, उसके अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, इसके बारे में। ऑलवेज रिमेंबर द रॉकेट, अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली, इज आल्सो सॉर्ट ऑफ लॉन्चर। जो हमारा रॉकेट होता है हम उड़ाते हैं, देख लो ऐसे नीचे क्या होता है, बाम्बू का बना हुआ होता है लंबा उसका, और उसके ऊपर यहाँ पर क्रैकर होता है, और यहाँ पर हमारी जो जहां पर हम माचिस वगैरह लगाते हैं, बराबर। ये हमारा रॉकेट हो गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लॉन्चर ही है। इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग द फ्यूज एंड रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इनटू स्काई जस्ट लाइक द सैटेलाइट लॉन्चर। जैसे हम उसे जलाएंगे नीचे की तरफ। अब देख लो, मान लो वापिस में वो डायग्राम निकालता हूं। जब आप इसे जलाते हो तो ये क्या करता है, इसे नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाता है। यहां से देख लो, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर गोल होता है, उस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ हवा को दबाव आता है, बराबर। और हवा का जितना दबाव ज्यादा रहेगा, नीचे प्रेशर ज्यादा लगेगा, उतना ही ऊपर हमारा रॉकेट जाता है। वैसे ही इससे मैनर में सैटेलाइट लॉन्चर काम करता है। सिमिलरली इफ द बलून इज ब्लोन एंड रिलीज इट विथ एंड ओपन, द बलून एयर इन द बलून इज फोर्सफुली इजेक्टेड एंड बलून इज पुश्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी आपने देखा होगा, बलून फुलाया और उसको छोड़ दिया तो कैसा भी वो आगे छोड़ देंगे तो हवा क्या होती है, पीछे की तरफ फोर्स डालती है और आगे की तरफ बलून चला जाता है। ये सारे क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर सारे वर्क करते हैं। देन स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अब पृथ्वी से दूर कौन कौन से होते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी चल रहे मिशंस, स्पेस मिशंस, उनके बारे में पढ़ते हैं। As we seen above, the artificial satellite are being used for making our life more and more enriched। अब जितने सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इनकी वजह से हमारा ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी लाइफ उतनी ही इनरिच्ड डेवलप्ड हो रही है। However, in previous standard, we have learned about how the telescope abroad, artificial satellite, are used to gather information about various objects in the universe। मगर हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि कैसे टेलीस्कोप जो दूरी पर ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे स्पेस में, तो वो कैसे मदद करते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देने के लिए। उनसे हमें पास से नजदीक से उनकी तस्वीरें खींचना, उनके बारे में ऑब्जर्वेशंस करना, ये आसान हुआ है अब्रॉड आर्टिफिशियल सैटेलाइट और उस टेलीस्कोप की मदद से।
Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. In these missions, spacecraft are sent to the nearby object in the solar system to observe them more closely. अब ऐसे ही जब हमें किसी स्पेस के किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करते हैं, हम स्पेसक्राफ्ट को उस ऑब्जेक्ट के नियर बाय जो इन ऑब्जेक्ट है हमारे वहां पे हम लॉन्च कर देते हैं. न्यू इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम सच मिशन, और इस मिशंस के साथ हमें एक कुछ नई इंफॉर्मेशन आती है. एंड इट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, और इससे हमें ए यूनिवर्स, ए सोलर सिस्टम कैसे बनी है इसके साथ, यानी कि जब से बनी है उस वक्त से अब तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. देख लो कैसे हमने बहुत बार मून पर स्पेस मिशंस किए हैं. देन अब मंगलयान हमारा है मिशन, मंगलयान मिशन आपने सुना होगा. तो क्या करें हम, स्पेस में जितने सारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उन पर हम स्पेसक्राफ्ट छोड़ते हैं. फॉर सच मिशन द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन्हीं के लिए अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर उन्हें जाना पड़ता है. टू ट्रेवल इनटू द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में जाना है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना एरिया में है, जितना रीजन में है, उसके पार जाना होता है, उसको एस्केप करना होगा. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the earth. और ये अगर आपको करना है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाना है, तो आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारा v स्पेस शटल मस्ट बी ग्रेटर देन v escape of the earth. As we have learned in the chapter on gravity, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था. तो v escape का मैं फॉर्मूला तो मालूम है, √2gm/r. g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m यानी कि मास ऑफ द प्लेनेट, एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट. अब हम जब अर्थ की बात कर रहे तो यहाँ पर m यानी कि मास ऑफ द अर्थ, r यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, जो हमें ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है. अब देख लो इसका ही कैलकुलेशन हमें है. 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, m की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 और r की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6. अब इसके बारे में हमने पूरा सॉल्व करने किया था ये सारा. तो उसके बाद हमें v escape यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या आएगी, 11.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और 10⁻3 मीटर यानी कि क्या होता है, किलोमीटर. सो 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी v escape ऑफ द अर्थ. यानी कि अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी मूविंग ऑब्जेक्ट की, यानी कि हमारे स्पेस क्राफ्ट की, वो ग्रेटर होनी चाहिए 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड से. वही हमें दिया है. Thus, if the spacecraft is to be escape the Earth gravitational force to travel the outer space, it must have minimum velocity. कम से कम उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, मगर 11.2 से नीचे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप नहीं होगा. देन आगे देख लो. द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द मून. सबसे करीब कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, तो मून. लाइट टेक्स 1 सेकेंड टू रीच फ्रॉम द मून टू द अर्थ. ये भी हमें मालूम है. कैसे, देख लो. लाइट का स्पीड लगभग हमारा क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ और मून का स्पीड डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि 1.28 सेकेंड में ये क्या होता है, लाइट ईयर इतना डिस्टेंस पार कर लेता है. इट मीन्स दैट इफ वी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट इट विल टेक 1 सेकेंड टू रीच द मून. अगर, यानी कि इसका अर्थ क्या हो रहा है मालूम है, अगर हम लाइट के स्पीड से जाएंगे, अर्थ से निकल रहे हैं और लाइट के स्पीड से जाएंगे, तो मून पर सिर्फ 1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे.
However, since spacecraft travel at much smaller speed, मगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतना स्पीड तो स्पेसक्राफ्ट का भी नहीं होता, बराबर, उससे बहुत कम होता है. सो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच द मून, इसलिए ज्यादा वक्त लगने वाला है. द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून इज 8 hours 36 minutes. और अर्थ से निकल के मून पर जाने के लिए सबसे कम समय लगा है स्पेसक्राफ्ट को, वो था 8 hours and 36 minutes. आ गए समझ में? अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर टाइम करोगे तो स्पेसक्राफ्ट का आप स्पीड निकाल सकते हो. देन अगला है मून मिशंस वगैरह, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो आज का ये पार्ट आपको कैसे लगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.